हेलो दोस्तों, तुम कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार जिंदाबाद होंगे। मैं कुंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स के इस परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले मैथ्स के सभी सारा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला MVBI फार्मूला जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है। बहुत सारा ऐसा फार्मूला आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और आपको पता होगा कि अगर मैथ का फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें जितने भी फार्मूला इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट फार्मूला जो है, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो वो सभी फार्मूला को कवर किया गया है बस एक वीडियो में। तो आपको इसके बाद कोई फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का सभी चैप्टर का फार्मूला वो इसमें कवर कराया जाएगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में जो फार्मूला है पहला हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है उसका फार्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, जिसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और ये चीज़ आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि R का जो वैल्यू होता है ना, ठीक है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो ये जो आर होता है शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन B से छोटा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा फार्मूला ये है आप लोग के लिए, दूसरा फार्मूला HCF गुना में LCM, HCF गुना में LCM बराबर होता है A गुना B। इससे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। HCF भी LCM 2 चीज़ दे दिया जाएगा, इसमें से 3 चीज़ दे दिया जाएगा और चौथा चीज़ पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सारा फार्मूला जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए फार्मूला को। तो लॉसो गुना में मौसो बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे कि मान लेते एक संख्या A है और एक संख्या B है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही ये लागू होता है ये फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसका जो पहला ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो AX² प्लस BX प्लस C होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? AX² BX प्लस C होता है। उसके बाद जैसे कि द्विघात बहुपद में क्या पूछ देता है कभी कभी कि जैसे 2 शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, जैसे कि शून्यक दे दिया जाएगा, किसी भी कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा, कहे कि इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो शून्यकों को जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बहुपद AX² प्लस BX प्लस C हो गया, तो जैसे कि इसका मान लेते एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जो योगफल होता है वो शून्यकों का जो योगफल होता है वो -B/A के बराबर होता है। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? ये देख रहे हैं, एक्स क्या B क्या है? x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं माइनस में x का गुणांक अब बट्टे में क्या A क्या है? A जो है x² का गुणांक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि शून्यांकों और गुणांकों को बीच संबंध स्थापित, तो फार्मूला आपको पता रहेगा तभी ना स्थापित कीजिएगा। तो फार्मूला को आप कवर कीजिए पहले, ठीक है। सेकेंड है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो C/A के बराबर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि शून्यक दे दिया या फिर शून्यकों का योगफल गुणनफल दे देता है और कहता है कि उस द्विघात बहुपद को निकालिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का वो जो सूत्र होता है वो होता है K इंटू X² माइनस अल्फा प्लस बीटा X प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट को देख लीजिएगा फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? नेक्स्ट फार्मूला है चैप्टर नंबर 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। जैसे कि इसका जो व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y C1, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 समीकरण दे दिया गया है, ठीक है। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो 2 समीकरण दे दिया जाता है, पूछता है कि बताइए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, यानी कि जो ग्राफ कैसा होगा या फिर इसका हल कैसा होगा, द्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, इस प्रकार से पूछता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वो
उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा और उसका केवल एक हल होगा, ठीक है। और उस युग्म जो होगा वो संगत होगा और उसको कहा जाता है अविरोधी है। उस समीकरण को क्या कहा जाएगा, अविरोधी कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है तो रेखा जो होता है वो समांतर होता है और उसका कोई हल नहीं होता। उस समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं होता और उसको कहा जाता है विरोधी समीकरण। उसको क्या कहा जाता है, विरोधी समीकरण। अगर तीसरा कंडीशन ये आ रहा है, ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, जब इस प्रकार का कंडीशन आ जाता है तो रेखा संपाती होता है, ग्राफ जो होगा कैसा, संपाती होगा और उसका जो हल होगा वो अनंत होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे और उसका युग्म जो होगा वो आश्रित, उसको कहा जाता है आश्रित समीकरण, ठीक है। 9वां चैप्टर जो आपको 2 नंबर में फिक्स है कि वो क्वेश्चन है जो पूछे करेगा। 9वां जो फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि, ठीक है। 2 समीकरण दे दिया जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बोलेगा कि इसका जो है आप वज्र गुणन विधि से x और y का वैल्यू निकालिए। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x बट्टा में b1 इंटू c2 माइनस में b2 c1 बराबर में होता है y बट्टे c1 a2 माइनस a2 c2 a1 बराबर में होता है 1/a1 b2 माइनस में a2 b1। तो ये होता है वो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक भी है, जैसे यहाँ लिख दीजिएगा, आप लोग b1 उसके बाद c1 a1, ठीक है, और ये हो गया b2 c2 और ये हो गया a2, ठीक है। तो ये इस क्रम से जाता है, ठीक है ना, इस क्रम से देख रहे हैं b1 c2 b2 c1 फिर c1 a2 और c2 a1, फिर यहाँ से आगे जो चल जाएगा वो इस प्रकार से फिर यहाँ से यहाँ a1 होगा, यहाँ होगा b1 b2, तो फिर जाएगा a1 b2 और a2 b1। तो इस क्रम से भी आप लोग ये अगर फिगर को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है, जो कि द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो वो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर में 0। और ये विवेचक से ऐसा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि विवेचक निकालिए दिए गए समीकरण का और क्या है कि मतलब कि मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो विवेचक यानी कि इसको विविधकर भी कहा जाता है, विवेचक इसको d से सूचित किया जाता है और d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है, ठीक है। और अगर d का वैल्यू 0 आ जाए, d का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। d का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और कैसा होगा, समान होगा। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए, d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो होगा वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। और लेकिन अगर d का जो वैल्यू हो 0 से छोटा आ जाए, डी का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और वास्तविक नहीं होगा यानी कि काल्पनिक होगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बुआ 2 नंबर में सूत्र से कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र का जो वो फॉर्मूला होता है वो होता है द्विघात सूत्र बराबर -b ± में b² - 4ac बट्टा में 2a होता है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला को देख लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला है समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी में nवां पद अगर निकालना है, an का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, a + में n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। क्या होता है nवां पद का फॉर्मूला, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। देख रहे हैं ये सब फार्मूला जो है बहुत डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और आप लोग को पता है कि अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के ही डिमांड पर ये वीडियो लाया गया है, सभी सूत्र को इसमें कवर किया गया है, जितने भी मतलब फार्मूला है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फार्मूला को इसमें रखा गया। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए। 14 नंबर जो है फार्मूला n पदों का योग, SN फार्मूला भी इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो SN बराबर जो होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू डी ये होता है, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है।
देखिए, तो अगला फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर, देखिए ये भी मतलब कि पदों के योगफल का फॉर्मूला है और ये भी पदों के योगफल का ही फॉर्मूला, लेकिन दोनों में अलग चेंजिंग क्या है, इसमें एल का यूज किया गया। देखिए एस एन बराबर क्या है, n/2 इंटू में a प्लस एल। तो एल क्या होता है बुआ, यहाँ सबके बारे में लिख दिया। ए जो है प्रथम पद है, डी क्या है सार्वंतर है, एल जो है अंतिम पद है, ए एन मतलब क्या, एनवा पद है ये, एस एन मतलब क्या, एन पदों का योग। तो सबके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। और अगर एनवा पद हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, एनवा पद निकालना हो और एन पदों का योगफल दे दे और उससे एक कम पदों का योगफल दे दे, तो बउआ एनवा पद अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ए एन बराबर जो होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि ये नेक्स्ट फार्मूला त्रिभुज से, ट्राइंगल से, ठीक है। तो इससे भी सब्जेक्टिव भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, जानबे करते। फार्मूला के बिना तो मैथ को क्वेश्चन को बनाना इम्पॉसिबल है, तो फार्मूला को देख लेना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब त्रिभुज ABC में BC समांतर DE हो, जैसे त्रिभुज ABC है, इसमें BC के समांतर क्या है, DE है, जब इस प्रकार का कंडीशन रहता है तो AD बट्टा में DB, देखिए AD बट्टा में DB बराबर किसके हो जाएगा, AE बट्टा में EC के बराबर हो जाएगा। देख रहे जिस तरह से इधर ले रहे हैं उसी तरह से इस साइड भी लेंगे। अगर ये भी ऐसा नहीं कि ये टिक लगा देंगे पहला सही है दूसरा गलत, इस प्रकार से नहीं, ये सभी फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर कोई त्रिभुज है ABC और इसमें BC समांतर DE है, यहाँ पे चित्र भी बना दिए हैं, तो क्या होगा, AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा में EC हो जाएगा। या फिर इसी को परिवर्तित रूप है AD बट्टा AB, यानी कि शुरू में एक बार इतना ले रहे हैं AD, फिर पूरे AB, तो AD बट्टा में AB जो बराबर होगा वो AE बट्टा में क्या हो जाएगा, AC के बराबर होगा। देख सकते हैं आप लोग, AD बट्टा AB बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा में AC। उसके बाद जैसे AB बट्टा में क्या ले रहे हैं, DB, पूरे ले रहे हैं एक बार AB बट्टा में DB, तो फिर इधर भी पूरे लेंगे, AC बट्टा में क्या हो जाएगा, EC। देख रहे हैं AB बट्टा DB बराबर किसके हो जाएगा, AC बट्टे EC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का भी वो आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो दो ऑब्जेक्टिव में खासकर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि दो त्रिभुज के परिमाप दे दिया और उसके भुजा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के परिमाप बट्टा में दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो दोनों मतलब त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यही अनुपात बराबर होता है बउआ उसके माध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बराबर में, उधर माध्यिकाओं के अनुपात का भी बराबर होगा, यानी कि पहले त्रिभुज का माध्यिका और बट्टा में दूसरे त्रिभुज का माध्यिका। तो माध्यिका का अनुपात, भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात तीनों बराबर होता है, ठीक है। और ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दे तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना दिए ABC और इधर है DEF, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात लेंगे, जैसे त्रिभुज ABC बट्टा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे BC लिए तो BC का स्क्वायर है बट्टा में BC का संगत भुजा क्या EF, तो बट्टा में EF स्क्वायर। इसी प्रकार सभी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस पर किसी में जो भी फॉर्मूला सब पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से है। उसमें दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो भी होगा वो रूट अंदर में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी पूछ दे तो होता है उसका डायरेक्ट x नियामक का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में y स्क्वायर का नियामक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी पूछ दे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 21 नंबर मध्य बिंदु। अगर जैसे कोई दो बिंदु दे दिया गया और उसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु मतलब क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो x नियामक वाला को x नियामक के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, y नियामक वाला को y नियामक के साथ जोड़ के क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस में x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। और विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र जैसे मान लीजिए कोई दो
मतलब कोई एक रेखा है और उसको कोई बिंदु m और अनुपात n में विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो विभाजन सूत्र जो हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1, ठीक है, यानी कि जो विभाजित करने वाले बिंदु हो जाएगी उसका निर्देशांक का फॉर्मूला, यानी कि इसी को विभाजन सूत्र कहा जाता है। तो m1x2 प्लस में m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। उसी प्रकार m1y2 प्लस में m2y1 बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, अनुपात को जोड़ देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, 3 बिंदु दे दिया जाएगा, कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो उसके लिए वो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1। ये भी देख रहे हैं क्रम में जा रहा है, x1 y2 3 2, ठीक है ना, इस प्रकार से देखिए x1 x2 x3 और ये सब क्रम में गया है 2 3 3 1, उसके बाद 1 2, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। और केंद्रक का फॉर्मूला, त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x नियामक को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, y नियामक को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, उसके बाद कॉमा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला है बाबा त्रिकोणमिति से, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला तो आपको मान सारणी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा h, p क्या होता है, परपेंडिकुलर, और h क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं लंब बट्टा में कर्ण होता है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर जो होता है b बट्टे एच होता है, b क्या होता है, आधार होता है, b क्या होता है, आधार होता है, और h पता ही आपको कर्ण होता है। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टे b होता है। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बट्टे p होता है, यानी कि कर्ण बट्टे लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टे h होता है। इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, अभी बताते हैं। और ये मान सारणी तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। मान सारणी अब नहीं याद रहेगा तो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो बनाना ऐसा समझिए संभव नहीं हो पाएगा। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, जैसे 0 डिग्री का मान याद रखना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो पहले साइन ए का जैसे मान निकालेंगे तो रूट अंडर में क्या कीजिए, 0/4 लिख दीजिए, रूट अंडर में 1/4 लिख दीजिए, रूट अंडर में 2/4 लिख दीजिए, रूट अंडर में 3/4, रूट अंडर में 4/4। अब देख रहे हैं 0 में 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, रूट 0 का वैल्यू 0 हो गया। 1/4 है तो 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन गया, 2 बन गया। इसको देख सकते हैं 2 कम 2, 2 दूना 4 कर जाएगा, तो 1 तब बाहर निकल ही जाएगा, और 2 रूट में तो रूट 2 में रह जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या होगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा 2, लेकिन ये जो रूट 3 है ये रूट 3 में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 4 से 4 खत्म तो कितना बचा, 1 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक लाइन सजा लीजिए। और कॉस ए जो है ना, कॉस ए का मान लिखना है तो इसी को उल्टा कर दीजिए, जो इधर वाला है उसको इधर लिखिए। 1 है तो 1 को 1 लिख दीजिए, रूट 3/2 है तो रूट 3/2 लिख दिए। 1 ये इसके सामने ही रहेगा, 1/2 यहाँ, इसको यहाँ रख दीजिए, 0 यहाँ, इसको यहाँ रख दीजिए, उसी को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। उसके बाद 10 है, 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, तो इसके बट्टा में इसको कर दीजिए। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो गया। उसी प्रकार 1/2 में रूट 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा रूट 3, तो 1/√3 हो गया। इसमें 1/√2 में 1/√2 से 2 भाग देंगे तो पूरे कर जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो इसी प्रकार से आप 10a का वैल्यू पूरे बना सकते हैं मान सारणी, ठीक है। और कॉट ए क्या होता है, 10a का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया अपरिभाषित, रूट के यहाँ रूट 3 आ गया, ठीक है। 1 है, 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 आ गया, ये 0 है तो 0 आ गया। इसी प्रकार से आप कोसेक ए का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 में 0 कीजिएगा तो 1/0 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद 1/sin कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए, तो 1/sin ए का वैल्यू जैसे ही 1/2 बैठाइएगा तो पलट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे आप लोग को अच्छा लगे इस मान सारणी को आप लोग कृपया करके याद कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये फायदामंद होने वाला है। और साथ में ये वाला फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट सभी त्रिकोणमिति से भी फॉर्मूला दिया गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इसका यूज़ आप लोग क्वेश्चन बनाने में कीजिएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। उसी यहीं से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर आके माइनस में, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते तो साइन स्क्वायर थीटा क्या प्लस में उधर आके माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहीं से आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यहीं से आप लोग क्या है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यहाँ से आप लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में ये इधर आके प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये प्लस में 1 इधर आके माइनस में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ध्यान रखिएगा साइन थीटा को जब कॉसेक थीटा से गुना किया जाता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद यहीं से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा कथी में गुना में इधर आके भाग में, तो साइन थीटा जो होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहीं से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इधर से सेक थीटा गुना में इधर आके भाग में, तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। यहीं से सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप लोग को याद करना है, और ये याद करना कोई भारी बात नहीं, आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे तो आप लोग को बस ये रिवीजन ऐसा समझिए हो रहा है। कुछ फॉर्मूला भूले होंगे तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार हो सकता है तो दोबारा करके फिर से देखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कॉट थीटा। हाँ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 टेन थीटा होता है। यहीं से टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा में क्या होगा, यही चीज़ पलट जाएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, और ये पूरक सूत्र, ये इसको कहा जाता है पूरक सूत्र। तो पूरक सूत्र भी आप लोग को पता होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा। साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक का उल्टा कॉसेक। उसी प्रकार कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा टेन का उल्टा जो होता है कॉट होता है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते तो वो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो शायद त्रिकोणमिति में इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर इसको आप लोग याद करते तो त्रिकोणमिति का लगभग सारा क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो 12वां नंबर चैप्टर से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वह वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे आसान है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि अगर आधा तो पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री, यानी कि जितना डिग्री का कोण बनेगा और गुना में क्या हो जाएगा, चूंकि वृत्त का क्षेत्र वृत्त में त्रिज्यखंड बनता है तो क्या हो जाएगा इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जितना डिग्री का कोण बनेगा थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वो होता है थीटे बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है वृत्तखंड। तो ये जो है जैसे मान लीजिए ये त्रिज्यखंड हो गया इतना से इतना दूर तक, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है, तब ये हमको निकल के आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और अगर व्यास दे दिया जाए तब क्या हो जाएगा पाई डी फॉर्मूला। डायरेक्ट व्यास दे दिया जाए तो व्यास से भी आप लोग वृत्त का परिधि
भी निकाल सकते हैं। यह परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछ दिया जाए, यहाँ पर प होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। अगर चाप की लंबाई पूछ दिया, चाप क्या होता है, ये जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में से क्या किए, इतना वृत्त जो है काट के निकाल लिए, तो ये जो बचा ना आपको यही चाप हो गया, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। यहाँ से 2 से 360 क्या हो जाएगा, 180 बेर में कट जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से एक फार्मूला और लिख सकते हैं, पाई आर थीटा और बट्टे में कितना 180 डिग्री। सिंपल सा फार्मूला याद रख सकते हैं। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बट्टा में 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² होगा। अगर घन का आयतन पूछ दे तो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। अगर घन का विकर्ण पूछ दे तो क्या होगा, √3a होगा। अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में r प्लस h होता है। उसके बाद अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होता है, उसका 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन पूछे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, गोला जो होता है, ठीक है ना, आप लोग कंचा खेले होंगे, कंचा भी किस आकार का होता है, गोला, उसको गोला कहा जाता है, ठीक है ना। नारियल भी क्या है, एक तरह से खोखला गोला है वो, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, जैसे नारियल को आधा तोड़ के आधा आधा कर दिया गया तो वो क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला छूट गया कि हाँ ना इधर है। अर्धगोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर गोला का आयतन बोले तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों। अगर अर्धगोला का आयतन पूछ दे, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यों, ठीक है। अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यों। अगला जो है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में l प्लस आर। पाई आर इंटू में क्या होता है, l प्लस आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय का जो फॉर्मूला है तो वो होता है पाई आर एल, जिसमें एल क्या होता है, एल होता है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है, तिर्यक होता है। जैसे ये मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है ना, ये शंकु है, तो ये वाला जो लंबाई होता है इसी को कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। अगर शंकु का आयतन पूछ दे तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो एल का फॉर्मूला भी दे दिया गया है। जैसे कि ये मान लो ये उसका ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये ठीक है, ये एल हो गया। तो एल का लंबाई अगर पूछेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, √अंडर में आर स्क्वायर प्लस में आर एच स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से आप एच का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू √अंडर में एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यहीं से अगर आर का मान निकाल, त्रिज्या का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, √अंडर में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता हुआ छिन्नक। तो छिन्नक का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू में R1 प्लस R2 प्लस में पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर होता है। एक बार और देख लीजिएगा, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू में R1 प्लस R2 प्लस में पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ठीक है। अगला जो है शंकु के छिन्नक का आयतन। अगर छिन्नक का आयतन पूछ दे तो क्या होगा, 1/3 इंटू पाई एच। देखिए इसका जो फॉर्मूला है सेम शंकु से ही मिलता जुलता है, क्योंकि शंकु को ही जैसे मान लीजिए इतना पर से काट के हटा दिए, ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया छिन्नक। ये हमारा क्या बन गया, छिन्नक बन गया। तो इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है आप याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये शंकु के फॉर्मूला के जैसा ही है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच। शंकु के भी आयतन में फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच होता है। बस आर जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें दो, एगो ऊपरी त्रिज्या होता है R1 होता है, एगो निचली त्रिज्या होता है तो R2 होता है। इसी वजह से यहाँ पे R का वैल्यू अलग हो जाता है। तो 1/3 पाई एच इंटू में R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 प्लस R1 इंटू R2 हो जाता है, ठीक है। अगर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, शंकु के
छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, पाई एल इंटू में R1 प्लस R2 होता है। क्या होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई एल इंटू में R1 प्लस R2 होता है। और यहाँ एल का जो वैल्यू होता है बउआ वो शंकु वाला नहीं लगा देना, एल बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर छिन्नक है, छिन्नक में एल का मान पूछ रहा है, ये वाला एल यहाँ से इतना दूरी तक, क्योंकि शंकु में पूरे ना होता है और छिन्नक है ये इतना दूर ही तो एल आ रहा है। ठीक है, तो शंकु छिन्नक है तो छिन्नक में एल का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक में एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में एच का स्क्वायर प्लस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है एल बराबर रूट अंडर में एच का स्क्वायर प्लस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला जो है सांख्यिकी से, ठीक है ना, सांख्यिकी में जो पहला माध्य का जो वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई होता है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस में एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा में क्या होता है एफ इंटू में एच होता है। ठीक है ना, एल जो होता है उसका लोअर लिमिट होता है। एल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी दिया गया है अंतराल, वर्ग अंतराल होता है, जैसे ऐसे दिया रहता है ना 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से। तो एल जो होता है जो भी मतलब कि मतलब इसमें से जो चुना जाएगा तो वो एल जो होता है उसका लोअर लिमिट होता है। ठीक है ना, उसके बाद एन बट्टा सी एफ क्या होता है संचयी बारंबारता। ठीक है ना, जैसे इससे पहले का जो भी रहेगा ना बारंबारता वो होता है सी एफ का मान। ठीक है, बट्टा में एफ क्या होता है, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगी बारंबारता होगा वो एफ होता है। और एच क्या होता है, ये इसका मतलब बीच में कितना अंतर है 15, 5 का अंतर है, 10 15 के बीच में कितना का अंतर है 5, तो ये होता है एच का वैल्यू। ठीक है ना, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू एल प्लस में F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है एच होता है। और एक फार्मूला आप लोग, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर बहुलक, ये जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपके लिए। ठीक है ना, बहुलक या बहुलक माध्यक दे देगा और माध्य का वैल्यू पूछेगा, इसमें से किसी भी दो चीज़ का वैल्यू दे देगा और तीसरा का वैल्यू पूछेगा। तो बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है वो 3 माध्यक माइनस में 2 इंटू माध्य होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है एक बार और देख लीजिए, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा ये चैप्टर जो है प्रायिकता, इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं, 2 ही फार्मूला याद रखना है। पी यानी कि कोई भी घटना का जो प्रायिकता होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या। ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप लोग नहीं लिखना है। ठीक है ना, घटना ई की जो प्रायिकता होती है वो होता है संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे में होता है कुल परिणाम। बट्टे में क्या होता है कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो घटना ई की प्रायिकता पूछेगा तो क्या है संभावित परिणामों की संख्या बट्टा में क्या होता है कुल परिमाण होता है। और ई की प्रायिकता और ई नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो योगफल होता है वो 1 होता है। तो आज के लिए इतना ही था, इसमें सभी चैप्टर के फार्मूला को कवर किया गया। और अगर आप लोग इससे को कवर कर लेते हैं तो 10 नंबर तो ऐसे 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फार्मूला से ही फार्मूला उठा के ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। तो 10-15 नंबर तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लेंगे। और आप लोग को पता है कि अगर मैथ का फार्मूला नहीं याद है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना बहुत संभव नहीं है। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर डलवा दिया जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।